अब हम जिन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे वो हम डायरेक्टली हमारी बैलेंस शीट को इफेक्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट में भी दो साइड्स होते हैं, एक लायबिलिटी और एक असेट्स। तो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे असेट साइड से। आइए शुरू करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ असेट्स इज एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन असेट्स। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो एंटरप्राइज बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी है या एज इन द नेम ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज और जिससे हमें कैश मिलेगा फ्यूचर में या किसी भी तरह का बेनिफिट हमें फ्यूचर में इनकर होता रहेगा ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस फॉल्स अंडर द क्लास असेट्स। फॉर एग्जाम्पल कैश बैंक बैलेंस जो हमारा स्टॉक है, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एट्सेट्रा। असेट्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है? करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसे असेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे, हम यानी कि एंटिटी कैश में कन्वर्ट करना चाहेगी विद इन अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1 ईयर। इट इज़ जनरली 1 ईयर। तो जो असेट्स वो चीज़ें हैं जो हमारे असेट साइड में फॉल करेंगी, लेकिन वो दैट विल गेट इनटू कन्वर्टेड इनटू कैश ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। मतलब ये नहीं कि वो 10 साल तक कंटिन्यूअसली अपीयर करती रहेंगी बैलेंस शीट में, ऐसा नहीं होगा, उनकी रोटेशन होता रहेगा उसमें, ठीक है। एंड नॉन करेंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट मेंट फॉर सेल। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि वैसी एसेट्स जिनको अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हम प्लांट एंड मशीनरी जो हमारी होगी, जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, वो हमारी नॉन करेंट एसेट है। या हम फर्नीचर है, हमारा ऑफिस है, हम वहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फर्नीचर तो चाहिए होगा ऑफिस में बैठने के लिए। इट इज़ ऑल्सो एन एसेट एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे टू रन आवर बिजनेस, इसलिए इट इज़ कैटेगराइज अंडर द हेड असेट्स। इसके अलावा जो हम कंप्यूटर पेरिफेरल्स यूज़ करते हैं दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर एसेट्स। एंड हमारी जो कार वगैरह है या जो भी मोटर व्हीकल वी आर यूजिंग फॉर द सोल पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर एसेट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक हमने क्लासिफिकेशन यहाँ असेट का देखा, करंट एंड नॉन करंट, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड इन विच द एसेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। एक अनदर डिस्टिंक्शन होता है एसेट्स में, अनदर क्लासिफिकेशन होता है विच इज टैंजिबल एसेट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। तो टैंजिबल एसेट्स आर दोज विच कैन बी सीन एंड टच्ड, ठीक है, जो फिजिकली मतलब अपीयरिंग होते हैं, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्लांट मशीनरी हो गई, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, स्टॉक एट्सेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से इनटैंजिबल असेट्स होते हैं दोज असेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट। जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको हम फील नहीं कर सकते, उसको हम छू नहीं सकते। तो ऐसे असेट्स होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं जैसे गुडविल ऑफ द कंपनी या पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। ओके, सो दीज आर some kind of rights of a company which cannot be, which do not appear physically, but the company has a right and it conducts its business on the basis of these rights and is incurring gains. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ हम देखेंगे कि असेट साइड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ये कि हम अपना बिजनेस कंडक्ट करते समय जो भी गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं और उससे जो हमें पैसा मिलेगा वो ट्रेड रिसीवेबल है। वो पैसा मिलेगा, अभी हमें मिला नहीं, हमने अपने गुड्स बेच दिए हैं या सर्विस रेंडर कर दी है, बट हमें अभी उसका जो बेनिफिट है यानी कि जो हमारा सेल इनकर हुआ है उसको, वो हमारा कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इट विल स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल में दो क्लासिफिकेशन मिलेंगे हमें, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स under the head asset is debtors. So now the term debtors is used to represent those persons or firms to whom goods or services have been sold
ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैश एंड क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिफाई होगा। जिनसे हमें कैश में पैसा मिल गया है, द नेम ऑफ दोज फर्म्स और पीपल विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, बट फ्रॉम दोज पीपल who have not given us cash for the services rendered or the products sold, they उनका जो नाम है that will appear in the balance sheet at the end of the year as asset, because उनसे हमें पैसा लेना है. Okay, so they will be termed as debtors. Bills receivable is a negotiable instrument. It is an accounting term for bills of exchange drawn on debtors or received by way of endorsement from them. The amount specified in such a bill is receivable at a future date. This means that we draw a bill on the person from whom we have to receive money, that is a debtor, and he then promises to make a future of the amount mentioned in the bill at some future date. And if the bill has not been settled as on the date of making the balance sheet, then it appears in the balance sheet on our asset side. Now we come on to the term liability. Liability is an amount which the firm owns to the outsiders or to the others, person other than the entity itself, and it is called liability. Liability can also be expressed as assets minus capital of the firm. Liability here can be classified into two parts: internal liability and external liabilities. Internal liability refers to those amounts which entity has to pay to the proprietor or owners, such as capital and accumulated profits. ठीक है, तो जो अमाउंट प्रोपराइटर ने लगाया है या फिर शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है बिजनेस चलाने के लिए, दैट इज कैटेगराइज्ड एज कैपिटल एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द firm. Then external liabilities are the amounts which the business entity has to pay to the outsiders or to the people outside the firms, and these include creditors, banks, loans, etc. Like the assets, the liability can also be classified into two: current liabilities and contingent liabilities, and as well as non-current liabilities. Current liabilities refers to those which are to be paid in the near future, normally within 1 year. और इसके एग्जाम्पल्स हैं बैंक ओवरड्राफ्ट्स, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स and outstanding expenses. The non-current liabilities are those liabilities which the payment of which is due over a long period of time. For example, term loans, which may generally expand over a period of 5 years or more, and debentures, etc. They are categorized under the non-current liabilities. जिसमें थर्ड टर्म जो आता है contingent liabilities, these are not the actual liabilities on the date of the balance sheet, but may become payable only on the happening of some specific event. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अभी हमें किस उस अमाउंट के लिए पेबल है कि नहीं है, वी आर लाइबल टू पे दैट अमाउंट और नॉट, इज नॉट क्लियर एज ऑन द डेट ऑन विच वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. That is why it is categorized under the balance sheet, and it does not form, that is why it is categorized under the head contingent liabilities, and it does not form part of the balance sheet, but it is mentioned in the notes to the accounts. Very important term which forms part of the balance sheet is capital. Capital here refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise or by the shareholders in the case of a private limited company, and by the partners in case of a partnership firm. This amount is then used to carry out the business for which the business entity has been formed. And similarly, there is a term drawing. Drawing here refers to the value of goods or cash which is withdrawn from the entity for personal use by the proprietor or partners, and here refers to the drawing.